जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है साथियों, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी साइंस के वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, बिहार पुलिस सिपाही 2025 के लिए ये बिल्कुल न्यू बैच है। तो जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के कोर्स को परचेज नहीं किया है, फटाफट से जाकर आप लोग इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है, तो आप भी देर मत कीजिए, फटाफट से जाइए प्ले स्टोर पर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। कोर्स के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। इससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होता है। और देखिए साथियों, जिनको साइंस समझ में नहीं आता है, बस आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, फिर देखिए कमाल, साइंस आपके लिए भी बहुत ही आसान हो जाएगा। साइंस के प्रश्नों को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, समझना है। तो ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में भी बताया था कि अस्त होते समय सूर्य जो लाल दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? प्रकिरणन के कारण होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पलायन वेग क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए पृथ्वी से अगर आपको किसी वस्तु को ऊपर भेजना है, अंतरिक्ष में भेजना है, तो उसके लिए उस वस्तु में स्पीड यानी उस वस्तु में कितना फोर्स से स्पीड लगाएंगे जो कि वह पुनः धरती पर वापस नहीं आएगा। तो उसके लिए है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि सैटेलाइट को जो लॉन्च किया जाता है 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से अगर फेंका जाता है किसी भी वस्तु को, तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो ये है आपका पलायन वेग। तो पलायन वेग पृथ्वी का अलग होता है, चंद्रमा का अलग होता है। और यहाँ पर पूछा गया है कि पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। तो पलायन वेग का फॉर्मूला होता है √2gr। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है वस्तु के द्रव्यमान पर। तो देखिए फॉर्मूला में कहीं भी m नहीं लिखा हुआ है, यानी कि मास के बारे में नहीं बताया गया है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। प्रक्षेपण की दिशा पर यह भी नहीं होगा, प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर यह बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च किया जाता है तो उसके लिए पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर चंद्रमा से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए तो उसके लिए पलायन वेग अलग है, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि कहने का मतलब है पलायन वेग जो है ये स्थान पर निर्भर करता है। पृथ्वी के लिए इतना है, चंद्रमा के लिए इतना है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर निर्भर करता है पलायन वेग कि कहाँ पर कितना पलायन वेग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए रेगुलर का क्लास का टाइमिंग है। साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट 7:30 बजे, जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, शाम 7:30 बजे। और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारा क्वेश्चन आपको रात 8 बजे मिल जाएगा। और साथियों, अगर आपको इस बार 100% बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्यों? देखिए जल जब वाष्प बनता है तो अगर वाष्प को ठंडा कर दें तो फिर से वह जल बन जाएगा, और ये ऐसा होता है भौतिक परिवर्तन में। क्वेश्चन नंबर 4, डायनेमो का कार्य क्या है? देखिए जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा उसको हम समझाएंगे, और प्रश्न के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं हम आपको डेली बोलते हैं कि आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, इससे आपका खुद का नोट्स तैयार होता है। तो
तो ये 10th का क्वेश्चन है। डायनेमो का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, और ये हम कई बार बता चुके हैं। डायनेमो यानी कि जनरेटर। तो जनरेटर का काम क्या होता है? विद्युत को निकालना। तो विद्युत कैसे बनता है डायनेमो में? तो उसके लिए डायनेमो को घुमाना पड़ता है, और घुमाना आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और जब ये घूरता है तो ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। और मोटर इसके विपरीत काम करता है। तो मोटर में पहले करंट देना पड़ता है, फिर वो घूमता है। तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो आंसर यहाँ पर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अवस्रव तरंगे कौन है? अब यहाँ से आपको जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे ध्यान से सुनिएगा। तरंग की बात करें तो एक आपका होता है अवस्रव, आप लोग भी लिख लीजिए अवस्रव तरंगे। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इंफ्रासोनिक। तो इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी अवस्रव ना देकर आपको इंग्लिश में लिख देगा इस तरह से इंफ्रासोनिक। इसको लिख लीजिए आप लोग इंफ्रासोनिक। दूसरा आपका होता है श्रव्य, श्रव्य ध्वनि, इसको बोला जाता है ऑडिबल, जिसको हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल। तीसरा होता है प्राश्रव्य, प्राश्रव्य, ठीक है, इसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। अब देखिए, हम लोग जो ध्वनि को सुनते हैं ये केवल श्रव्य को सुनते हैं। हम लोग ना तो अवश्रव्य को सुन सकते हैं ना प्राश्रव्य को सुन सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि इसका रेंज जो होता है अवश्रव्य का 20 हर्ट्ज से कम होता है, और श्रव्य के लिए होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक। तो मनुष्य जिस ध्वनि को सुनता है उसका रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। यानी कि 20 हर्ट्ज से अगर ध्वनि कम होता है उसको नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 से अधिक होता है उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और प्राश्रव्य जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है, इसीलिए इसको भी नहीं सुन सकते हैं और इसको भी नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से अवस्रव तरंगे कौन है? तो अवस्रव के लिए 20 हर्ट्ज से कम होगा। तो देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 20 हर्ट्ज से नीचे। क्वेश्चन नंबर 6, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेगुलर क्लास को देखिए और फटाफट से जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। तो साथियों, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इससे जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व, आप लोग लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जल का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से, और हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आर्द्रता। हवा की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो इसका कारण है तापांतर। जब तक ताप में अंतर नहीं होगा तब तक ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ताप अगर 50 है, यहाँ पर भी मान लीजिए ताप 50 है। जब दोनों जगह बराबर है तो ताप जो है, ऊष्मा जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान ये स्थानांतरित नहीं होगा। और अगर यहाँ मान लीजिए 20 है, यहाँ मान लीजिए 50 है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। यानी इसके लिए ताप में अंतर होना अति आवश्यक है। तो ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए तापांतर आवश्यक है, ठीक है। ताप में अंतर होगा तभी स्थानांतरण होगा ऊष्मा का। क्वेश्चन नंबर 8, इंद्रधनुष के किनारों का रंग होता है? चलिए बताइए। तो देखिए, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और इंद्रधनुष में जो ऊपर होता है, ऊपर कौन सा कलर होता है? लाल। और नीचे की बात करें तो नीचे होता है आपका बैगनी, ठीक है। तो किनारों पर पूछा गया है तो लाल और बैगनी होगा। केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है बैगनी और लाल, ठीक है। इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष भी 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर लाल होता है और नीचे बैगनी होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? उल्टा, ऊपर बैगनी हो जाता है और नीचे लाल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है
और जूल जो है ये कार्य का भी मात्रक होता है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सभी को लिख लीजिए। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरणें हैं किसके समान है? देखिए, आप सभी जानते हैं रेडियो सक्रिय वस्तु से अल्फा, बीटा, गामा 3 किरणें उत्सर्जित होती है। अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा की बात करें, इस पर प्लस आवेश होता है, बीटा पर माइनस होता है, और गामा जो है ये आवेशहीन होता है, यानी कि ये आपका न्यूट्रल होता है। और तीनों किरण की बात करें अल्फा, बीटा, गामा में केवल गामा किरण ही ऐसा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, केवल गामा किरण ही ऐसा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा और बीटा गामा किरण नहीं है। तो बोला गया किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित जो अल्फा किरण है ये किसके समान है? तो अल्फा किरण की बात करें, इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। अब बताइए, हीलियम की अगर हम बात कर लें He, तो इसका भी परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार होता है 4। तो देख सकते हैं अल्फा और हीलियम दोनों का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4। तो ये हीलियम के नाभिक के समान होता है अल्फा किरण, ये आपको ध्यान रखना है। बल का एसआई मात्रक क्या है? और साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। हमने आपको नंबर लिखा दिया है 9631887058। इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक डाइन होता है। आगे देखिए, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घटेगा। ठीक है, अपोजिट होता है। आगे देखिए, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो साथियों, ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और गुरुत्वीय बल की बात करें, यह प्रकृति में सबसे कमजोर बल माना जाता है गुरुत्वीय बल को, और सबसे मजबूत बल माना जाता है नाभिकीय बल को। तो दोनों ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? चलिए बताइए, क्वेश्चन 16 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, हम उम्मीद करते हैं जो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं आप लोग साइड में कॉपी में लिख रहे होंगे। तो विद्युत सेल की बात करें, बैटरी, उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है जो कि वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डेसिबल किसकी इकाई है? चलिए, ये सभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा बताइए। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है डेसिबल। और ध्वनि की बात करें, ये कभी भी निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि सबसे अधिक किस माध्यम में गमन करती है? तो सबसे अधिक ठोस में, ठोस से कम आपका हो जाएगा द्रव में, और द्रव से कम किस में हो जाएगा? तो गैस में। यानी कि सबसे कम गैस में, सबसे अधिक ठोस में, और निर्वात में ध्वनि कभी भी नहीं चलती है। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तो साथियों, एंगस्ट्रम जो है तरंगदैर्घ्य को मापता है। और एक एंगस्ट्रम की बात करें, एंगस्ट्रम को इस तरह से लिखा जाता है, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है। तो 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रम में, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? चलिए बताइए 20 के लिए। और अभी इसके बाद रात 8 बजे की क्लास को भी आपको देखना है, और दोनों क्लास का PDF डेली आपको कोर्स में दिया जा रहा है आंसर के साथ में, तो उसका भी रिवीजन कीजिए। तो फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, विद्युत अपघट्य।
चलिए आगे देखिए, फ्यूज का तार किसका बना होता है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, लिख लीजिए। फ्यूज की बात करें तो फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, आपको ऑप्शन में समांतर क्रम भी देगा, तो आपको ध्यान रखना है फ्यूज को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और फ्यूज की बात करें, इसका प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। इसको लिख लीजिए, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और गलनांक क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ठीक है, और ये बना होता है सीसा और टीन के मिश्रण से। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार करा चुके हैं, चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चलिए आगे देखिए, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, तो याद रखिएगा ऊर्जा को। ध्वनि तरंगे जब चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को ले चलती है। ठीक है, विभवांतर तो होगा नहीं, ध्वनि भी नहीं होगा, द्रव्यमान तो वैसे भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऊर्जा। भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता क्या है, यानी कि आपके घर में जो विद्युत की आपूर्ति होती है कितना वोल्ट पर, ये आपको बताना है। तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट एसी या फिर डीसी बताइए। तो आप सभी जानते हैं 220 वोल्ट एसी, चूँकि डीसी आपका सिर्फ बैटरी में होता है, तो 220 वोल्ट एसी करंट हमारे घरों में सप्लाई की जाती है। तो 220 वोल्ट यहाँ पे प्र दिया हुआ है, प्र मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जिसको इंग्लिश में एसी, ठीक है, और हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। और कितने हर्ट्ज का होता है भारत में विद्युत की सप्लाई, तो 50 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलिए, सूर्य किरण पृथ्वी पर कितने देर में आती है। इसका भी पीडीएफ एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है आंसर के साथ में। इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड या फिर 16 सेकंड। तो ऑप्शन में 5 सेकंड दिया हुआ है, तो इसके करीब में आंसर आपको करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 मिनट 5 सेकंड। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा है। ठीक है, इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो बीच में जो रंग होता है वो आपको बताना है कमेंट करके। देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आपका प्रैक्टिस सेट नंबर कल चलेगा 11।